हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब अच्छा? तो आज जो है ना हम आपके लिए इलेक्ट्रोस्टेट का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आए हैं। आज जो है ना हम आपको बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो होता क्या है, और फिर जो है ना हम इसमें कूलम्स लॉ का बहुत सारा न्यूमेरिकल आपको करवाने वाले हैं। और जो पिछले लेक्चर में जो है ना न्यूमेरिकल का हम जो है ना आधा पार्टी करवाए थे, तो वो भी हम जो है ना पूरा करवाएंगे कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। तो आपको मेरा ये इलेक्ट्रोस्टेट वाला सीरीज कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप हमको जो है ना कमेंट करके बताइए। और ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी से जो है ना आप कॉपी पेन उठाइए और जो है ना अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए फिर देखते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको हम लोग बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए तो कूलम्स लॉ जो है, कूलम्स लॉ हमको क्या बताया था कि दो गो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में क्या फोर्स लगेगा, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वो फोर्स जो है किस लाइन के अलोंग लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये जो है ना हम लोग निकाले थे कि अगर मान लीजिए यहां पे कोई चार्ज Q1 और Q2 था, तो इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो आ रहा था वो F बराबर हम लोग लिख रहे थे K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जहां R क्या था तो इस दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस था। तो देखिए ये प्रिंसिपल ऑफ, अभी तो हम लोग क्या कूलम्स लॉ से सिर्फ और सिर्फ हम लोग दो ही चार्ज के बीच में जो है ना फोर्स निकाल पा रहे थे ना, लेकिन इस प्रिंसिपल के आने से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के आने से हम लोग जो है ना बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था ना, कि ये ग्रुप ऑफ चार्जेस, बहुत सारा चार्ज किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा था, इसके बारे में ये जो है ना हमको बताया कि भाई अभी देखिए अगर हम यहां बोले कि यहां पे Q1 है, यहां पे आपका Q2 है, क्या ये यहां पे एक और चार्ज Q3 आ गया, इस तरह से अगर चार्ज आ जाने से तब इस चार्ज पे इस दोनों चार्ज के कारण फोर्स क्या होगा, ये जो है ना हम लोग निकाल पाए इस अध्यारोपण के सिद्धांत से। कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमको इनेबल्स किया कि आप जो है ना कूलम्स लॉ जो दो चार्ज के बीच में फोर्स आप निकाल रहे थे, ये मल्टीपल चार्जेस के बीच में हम लोग जो है ना फोर्स निकालेंगे। और ये प्रिंसिपल जो है इस सिद्धांत पे बेस्ड था कि देखिए अभी इस दोनों के बीच में जो चार्ज लग रहा था कितना, F बराबर ये अगर R है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये इस Q3 के आ जाने से इस चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब इस Q3 के आ जाने से Q1 और Q2 के बीच में जो चार्ज लग रहा हो ना, उस पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस Q3 के आ जाने से। ये बात आपको समझ में आ रही है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड, ऐसा आपको देखिए लिख के बता रहा है कि दिस, सबसे पहला बात हम क्या बोलेंगे, दिस प्रिंसिपल enables us to find force
to find the force between a group of charges, मतलब बहुत सारा चार्ज आ जाए तब जो है ना बहुत सारा चार्ज किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा इसके थ्रू हम लोग जो है ना निकाल सकते हैं। ये प्रिंसिपल हमको इस काबिल बनाया, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ तो बोला था कि सिर्फ दो पॉइंट के बीच में जो ना दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा हम लोग उसी को निकाल सकते हैं। ये बात आपको क्लियर है। दूसरा बात देखिए, तो ये इसी प्रिंसिपल का जो दूसरा पॉइंट था वो क्या है? दूसरा पॉइंट था कि किसी दो चार्ज के बीच में ऐसा लिखे, इसको क्या लिखें? दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन this principle is based on the this principle is based on the property, ऐसा लिखिए, this principle is based on the property that the force of attraction or repulsion, this principle is based on the property that the force of attraction or repulsion between two charges does not affect when a third charge comes। बोल रहा है कि कोई अगर तीसरा चार्ज आ जाए ना तो उस दोनों के बीच में इस तीसरे चार्ज का प्रेजेंस जो है ना इस दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को इफेक्ट नहीं करेगा। जो फोर्स पहले लग रहा था वही फोर्स अभी भी लगेगा। ये बात आपको आ रही है, समझ में आ रही है ना? कि भाई अब ये ऐसा नहीं कि जो है ना यहां अगर ये Q3 आ गया तो अब ये Q2 का ये इस Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है उस पर कोई इफेक्ट डालेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल क्या बोला कि इस चार्ज पे जो टोटल फोर्स लगेगा वो वेक्टर सम होगा। इस चार्ज पे इसके कारण जो फोर्स लग रहा है, इसके कारण जो फोर्स है, जो नेट फोर्स होगा ना वो वेक्टर सम होगा इंडिविजुअल सारे चार्जेस के बीच में। ये बात आपको समझ में आ रही है कि इस पर जो नेट फोर्स होगा, इस हम बोल रहे हैं कि बताइए भाई इस Q1 पे इस Q2 और Q3 के बीच में आने से जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा? तो इस सारे फोर्स का वेक्टर सम होगा, क्योंकि फोर्स जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए तो क्या लिखा, दिस प्रिंसिपल states that when a number of charges are interacting, क्या बहुत सारा चार्ज अगर इंटरैक्ट कर रहा हो, क्या बोले कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन a number of charges are interacting the total force on a given charge on a given charge is the vector sum. The total force on a given charge is the vector sum of the total charge on a given force. The total force on a, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए।
एकदम क्या लिखा, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट when a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the all individual charges on it. क्या बोला कि भाई अगर ये ऐसे समझिए, इसका जो है ना ऐसे हम आपको समझा रहे हैं। देखिए तो मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ Q1, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे Q0 है, यहाँ जो है ना आई एम सॉरी, तो हम बोले ना आपको कि इस Q0 पे जो नेट चार्ज होगा, इस Q0 पे जो नेट चार्ज होगा वो किसके बराबर, तो F, इस F0 पर Q0 पर 1 के द्वारा लगने वाला फोर्स प्लस Q0 पे 2 के द्वारा लगने वाला फोर्स प्लस Q0 पे 3 के द्वारा लगने वाला फोर्स प्लस इसी तरह डॉट 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 Q0 पे N के द्वारा लगने वाला फोर्स। मतलब जितना भी फोर्स लग रहा है ना, आप सबको जोड़ दीजिए इस पर, इसके कारण लगने वाला फोर्स। तो हम लोग F01 की बात क्या करेंगे, अगर ये R1 डिस्टेंस हो तो हम लोग F01 की बात करेंगे क्या, देखिए तो K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये बात आ रही समझ में। यहां भी उसी तरह हम लोग लिखेंगे कि F02 बराबर K Q0 K, यहां क्या लिखिएगा, Q0 Q2 K बटा R2 स्क्वायर। बात आ रही समझ में कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताता है कि जो किसी पॉइंट पे किसी एक ग्रुप ऑफ चार्जेस अगर है तो उसमें किसी एक चार्ज पे सब चार्ज के द्वारा लगने वाला फोर्स, जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर सम होगा। बात क्लियर है, बताइए क्लियर है कि नहीं है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं, इस पे देखते हैं कि इस पे कोई न्यूमेरिकल है क्या। देखिए तो इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटाते हैं और एक सवाल देते हैं आपको। पता आप सवाल जो है ना बहुत बनाइए, अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा ना फिर आपसे जो है फिजिक्स तो आपको समझ में नहीं आएगा, बात याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स हमको समझ में आए ना तो फिर आप जो है ना न्यूमेरिकल सवाल, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बोल रहे हैं, आंकिक सवाल बहुत सारा बनाइए, तब आपको जो है ना समझ में आएगा। देखिए तो हम क्या बोल रहे हैं, देखिए तो ये ऐसा सवाल है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज, और सब कितना है, तो सब का जो मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम है। आपके पास जो है ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है, बहुत सारा चार्ज है, और हर एक चार्ज पे कितना आपका दिया हुआ है आवेश, जो है जो चार्ज है वो 4 माइक्रोकूलम है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये सारा चार्ज जो है ना प्लेस्ड है एक्स एक्सिस पे। देखिए हम बता रहे हैं कैसा है, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोला कि आपके पास जो है ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, और क्या है कि सब जो है ना एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है हर एक चार्ज। तो देखिए यहां से ये जो Q1 है ऐसे करके Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे करके डॉट 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 ये रखा हुआ, कहां तक, n नंबर ऑफ चार्जेस है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है, Q इनफाइनाइट बोल रहे हैं कि बहुत सारा चार्ज है, और सब जो है ना एक्स एक्सिस पे रखा हुआ। ये सवाल देखिए कैसा है, तो बोल रहा पहला जो यहां से यहां तक ये 1 मीटर पे रखा हुआ, ये 2 मीटर पे रखा हुआ, ये 4 मीटर पे रखा हुआ, ये 8 मीटर पे रखा हुआ। कहां से, ओरिजिन से,
ये ओरिजिन है जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को जो है कट करता है, और इसी तरह जो है ना बहुत सारा रखा हुआ है। यहां पे इस ओरिजिन पे आप जो है ना एक चार्ज क्यू नॉट ले आए 1 कूलम का। आप जो है ना 1 कूलम, ये क्यू नॉट का वैल्यू कितना 1 कूलम। तो बोला कि भाई बताइए इस क्यू नेट पे जो ओरिजिन पे रखा हुआ है इस सब चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा, ये आपको बताना है कि इस क्यू नॉट चार्ज पे देखिए तो इसके कारण भी इस पर फोर्स लगेगा, इसके कारण भी इस पर फोर्स लगेगा, इसके कारण भी लगेगा। मतलब जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं हर एक चार्ज के कारण इस क्यू नॉट पे फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स का मान कितना होगा यही आपको निकालना है कि एफ नेट हमको बताइए, कि एफ नेट बताइए किस पर, क्यू नॉट पर जो एफ नेट लग रहा है उसका वैल्यू आप हमको बताइए कि जो है ना कितना फोर्स लगेगा। क्या करें, तो अभी आप पढ़े हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ना, अभी हम लोग पढ़े हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि यहां पे जो एफ नेट होगा वो क्या होगा, इसके वेक्टर सम के बराबर होगा। तो सब चार्ज के कारण जोड़िए, हम लोग क्या कर रहे हैं हर एक चार्ज के कारण, तो एफ नेट ऑन किस पर, क्यू नॉट। देखिए तो क्या होगा, तो इस पर इसके कारण जो फोर्स लगेगा तो क्या बोलिएगा इस पर, तो के इंटू क्यू नॉट Q1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, ऐसे लिखो। फिर आप बोलिएगा इस पर, अब इस फोर्स के कारण चार्ज कितना लगेगा, तो बोलेगा के क्यू नॉट Q2 बटा R2 स्क्वायर प्लस के क्यू नॉट Q3 बटा R3 स्क्वायर प्लस, ऐसे ही आप जोड़ते चले जाइएगा ना, ऐसे ही आप जो है ना जोड़ते हुए चले जाइए। ये कहां तक आपको चले जाना है, इनफाइनाइट नंबर तक, नहीं। अच्छा देखिए तो यहां से के हम लोग कॉमन ले लें, के कॉमन ले लेते हैं, और ये Q1 Q2 Q3 सब तो बराबर है ना, ये Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर है, सब जो है ना बराबर है। कितना बराबर है, तो 4 माइक्रोकूलम के बराबर, और क्यू नॉट का मान कितना दिया हुआ है 1 कूलम। तो देखिए तो के क्यू नॉट इंटू क्यू, ये सब बराबर हो गया ना, हम लोग कॉमन लेते हैं। यहां क्या आ जाएगा 1 बटा R1 स्क्वायर प्लस 1 बटा R2 स्क्वायर प्लस 1 बटा R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। अच्छा देखिए तो यहां क्या आएगा, के क्यू नॉट का मान कितना है 4, ये 1 माइक्रोकूलम, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम, 1 कूलम इंटू 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब यहां हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/8 स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, नहीं ये इनफाइनाइट तक जाएगा ना। अच्छा अब आपको पता चल गया, ये इसको आपको पता है ना, आप शायद एपी जीपी में पढ़े होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये ऐसा नहीं लग रहा है क्या, ये तो जीपी है ना, ये जो है जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आपको पता चल रहा है, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा। चलिए तो ये इतना तो हमको पता हो गया ना। अब देखिए इसको यहां लिखो, क्या हो जाएगा, के इंटू 1 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। अब इसका हम लोग वो वैल्यू निकालते थे। ये अगर इस तरह का कोई सीरीज दिया हुआ हो, इनफाइनाइट सीरीज ना, ये इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है जीपी का, आप 11 में पढ़े होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये जीपी का सीरीज है। देखिए तो कैसे हम लोग पहचानेंगे, कॉमन रेशियो बराबर आ रहा है कि सेकेंड टर्म में तो 1/4 में डिवाइड कीजिए किससे, 1 से, या इसमें डिवाइड कीजिए इससे, फिर देखेंगे कितना आएगा 1/16 डिवाइडेड बाय 1/4, आंसर कितना आएगा 1/4। ये आपका कॉमन रेशियो होता है। तो कॉमन रेशियो और ए, तो इसका का फॉर्मूला क्या होता है कि a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। इस इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होता है एस इनफाइनाइट, यह फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर जीपी में हो तो a बटा 1 माइनस r होता है, जहां a क्या है, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो कॉमन रेशियो का वैल्यू देखिए तो हम लोग निकाल चुके हैं कितना 1/4। तो यहां हम लोग पुट कर रहे हैं 9 इंटू 10⁻⁹, के का वैल्यू ना इंटू 4
इंटू 10 टू द पावर -6 बराबर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 नहीं, कितना वैल्यू आ जाएगा देखिए तो 36 ना और इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू ये कितना आ जाएगा तो 4/3। ये बात आपको आ रही समझ में? इसको यहां से काट दीजिए 12 बार में ना, कितना आएगा तो 12 चौक 48 नहीं, हिंदी बोल रहे हैं, इतना न्यूटन ना। ये बात आपको क्लियर है कि इसका जो है इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा तो 48 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन का नेट फोर्स लगेगा। ये आपको समझ में आया? ये सवाल आपको क्लियर है या नहीं हमको बताइए। मिटा दें सवाल को। चलिए अभी जो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और कूलम्ब्स लॉ दोनों का मिक्सअप सवाल करेंगे ना, अभी बहुत सारा सवाल हम लोग करने वाले हैं। और जो जो सवाल छूट गया है वो सारा सवाल हम लोग इसमें करेंगे। देखिए जो इसके पहले वाला जो लेक्चर है ना, इसके जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हम लोग निकाले थे ना इस तरह का सा कि भाई इस क्यू को कि दो को चार्ज था, एक क्यू था और दूसरा यहां भी क्यू था। इस दोनों के बीच में हम तीसरा चार्ज एक क्यू कहां रखें ताकि ये जो है ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। इस तरह का आपसे सवाल पूछेगा कि आपके पास दो चार्ज दिया हुआ रहेगा। पिछले वाला लेक्चर का जो है ना जो हम सवाल सबसे अंतिम वाला करवाए आप उसको देखिए। हम लोग ये सवाल किए थे ना, हम लोग सवाल किए थे कि ये चार्ज एक क्यू चार्ज हम कहां रखें कि इस पर नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाए, वो इसके साथ क्या हो इक्विलिब्रियम में हो। तो देखिए हम एक बार बता रहे हैं, पहला कंडीशन इस तरह का सवाल अगर आए ना तो पहला कंडीशन देखिए क्या आपको करना है। ये थ्योरी है, आप जो है ना कॉपी में करके लिखिए कि अगर ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है ना हम ऐसे लिख रहे हैं, अगर ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है ना सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर भी सेम हो। अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो ये एकदम बीच में आ जाएगा, जैसे हम लोग पिछले सवाल में किए थे कि देखिए अगर इसके बीच में जो है ना r डिस्टेंस हो तो हम बोले कि एक क्यू नॉट चार्ज को, इस क्यू नॉट चार्ज को कहां रखें ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो देखिए अगर ये दोनों चार्ज का, अगर इस Q ऐसा बोल रहे कि Q1 जो है और ये Q2 है, अगर Q1 और Q2 का नेचर सेम हो, सेम का मतलब क्या है कि अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको भी आप पॉजिटिव लीजिए। ऐसा मतलब प्लस Q1 लीजिए और प्लस Q2 लीजिए, नहीं तो माइनस Q1 लीजिए और माइनस Q2 लीजिए। यही बात है ना। अगर आप ऐसा ले रहे हैं, अगर Q1 और Q2 का नेचर सेम हो कि ये जैसा है, ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, समझ रहे हैं। और इसका नेचर, अगर इसका नेचर इन दोनों के सेम हो और Q नॉट जो है, Q नॉट इज इन सेम नेचर विथ Q1 एंड Q2, तब देखिए। तो अच्छा बताइए एक बात, हम अगर इसको यहां रखें, इस Q नॉट को अगर हम यहां रखें, अभी हम क्या बोल रहे हैं ये दोनों पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, देखो तो इसके कारण यहां पर जो फोर्स लगेगा वो इधर F1, इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स इस दिशा में, ये बोलेगा इसको रिपेल करेगा, दूर जाओ भाई, तो ये इसको रिपेल कर रहा है, तो फोर्स किधर है, ये इस दोनों का नेचर सेम है। अगर आप Q नॉट को यहां रख रहे हैं इस दोनों के बाहर, इन बिटवीन नहीं, तो क्या होगा, इसके कारण भी यहां क्या लगेगा फोर्स F2 भी जो है ऐसे लगेगा। क्या ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है क्या? कभी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्यों? तो देखिए इस पर नेट चार्ज क्या इस डायरेक्शन में हो जाएगा ना, नेट चार्ज इस पर इस डायरेक्शन में होगा, तो ये चार्ज जो है ना इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, चार्ज उधर खींचा हुआ चला जाएगा।
तो यहां हम लोग नहीं रख सकते। अच्छा, यहां रख सकते हैं क्या? इसके बाहर देखिए तो यहां भी तो वही कंडीशन होगा ना, इस पर चार्ज इधर लगेगा, इसके कारण उसके कारण भी इस पर चार्ज इधर लगेगा, मतलब यहां भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा कि सेम हो और Q नॉट इज इन सेम नेचर विथ Q1 एंड Q2, देन Q नॉट इज प्लेस्ड in between Q1 एंड Q2। अगर ऐसा बात हो कि भाई ये दोनों चार्ज सेम नेचर का है, तो ये जो हम लोग चार्ज लेंगे ना, ये चार्ज अगर हम इसी दोनों के नेचर का ले रहे हैं, तब इसको हमको इन दोनों चार्ज के बीच में रखना पड़ेगा। इस तरह का सवाल आपसे जो है ना करेगा, अभी हम करवा रहे हैं इस तरह का सवाल, और इसके पहले भी हम करवा चुके हैं। देखिए तो, और दूसरा कंडीशन क्या है कि मान लीजिए एगो पॉजिटिव है, एगो नेगेटिव हो जाए और एगो पॉजिटिव हो जाए, तब बताइए कि तब हम लोग इस Q नोट को कहां रखेंगे? तो अब देखिए तो, अगर हम लोग यहां रखते हैं तो इस Q नोट के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा ऐसे, अगर दोनों का चार्ज का नेचर जो है ना अपोजिट हो जाए, समझिए इस बात को कि अगर दोनों चार्ज जो है ना अपोजिट नेचर का हो और ये जो है ना हम लोग इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इस पर जो है इसके कारण फोर्स इधर लगेगा अट्रैक्शन, देखिए तो, और इसके कारण इस पर जो है लगेगा रिपल्सन, मतलब हम लोग यहां नहीं रख सकते हैं। तो देखिए तो ये या तो यहां होगा, यहां पर अगर हम रखें तो यहां इस चार्ज के कारण इधर फोर्स और इसके कारण इधर फोर्स, हाँ यहां जीरो हो सकता है अगर दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट हो तो, और यहां भी यही कंडीशन आएगा ना, मतलब आप या तो यहां रख सकते हैं चार्ज को, नहीं तो यहां रख सकते हैं। देखिए हम लोग इसको सवाल से समझते हैं, इसको जो है ना इस कंडीशन को हम लोग सवाल से समझते हैं। चलिए हम सवाल करवाते हैं इस पे आपको। देखिए तो ऐसा बोल रहा कि एक चार्ज प्लस Q है और दूसरा जो है ना प्लस 6Q है। बोल रहा है वेयर अ थर्ड चार्ज शुड बी केप्ट वेयर, देखिए सवाल है, वेयर अ थर्ड चार्ज should be kept on the line joining two charges on the line, where a third charge should be kept on the line joining the two charges on the line joining to that third charge in equilibrium। बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में एक तीसरा चार्ज, मान लीजिए हम इसको बोल रहे हैं Q नॉट, कहां रखें ताकि जो है ना ये चार्ज इक्विलिब्रियम में। अच्छा बताइए दोनों का नेचर सेम है ना, इसका मतलब है कि अगर ये दोनों चार्ज का सेंटर को मिला रहा होगा तो इस चार्ज को हमको यही बीच में रखना पड़ेगा। कहीं ये अगर R हो, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर R हो तो इसको जो है हमको यही दोनों के बीच में रखना पड़ेगा। अभी हम बताएं ना, अभी हम आपको इस तरह का कंसेप्ट बताएं कि जो है ना अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम हुआ है, आप जो है ना एक तीसरा चार्ज वहां रखना चाह रहे हैं जो क्या करे, इस चार्ज को जो है इक्विलिब्रियम में रखे, तो आपको जो है ना उस चार्ज को इन दोनों के बीच में रखना पड़ेगा। चलिए तो हम बोल रहे हैं इस चार्ज को हम लोग यहां से x दूरी पर रखें, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस एक्स, नहीं यहां रखा हुआ है Q नॉट। अब देखिए इस पर इसके कारण इधर रिपल्सिव फोर्स लगेगा,
नहीं, इसको हम लोग F1 बोल रहे हैं। इसके कारण इस पर इधर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसको हम लोग F2 बोलते हैं। तो देखिए, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, साम्य अवस्था, उस पर नेट फोर्स 0 है, मतलब F नेट जो है वो किस पर, तो इस Q नोट पे टोटल चार्ज आपका 0 आ रहा है। तो मतलब क्या होगा, देखिए तो F1 माइनस F2 ये बराबर 0 का। F1 माइनस F2 का है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम कर रहा है। एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है। और हम फिर से आपको बोल रहे हैं कि अगर आप वेक्टर नहीं पढ़े हैं, अगर 11 में आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है ना मेरा वेक्टर का वीडियो जो आए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप ग्लांस क्लासेस में प्रभास पांडे लिखिए, उस पर जो है ना वेक्टर का बहुत बढ़िया बढ़िया आपको जो है ना वीडियो मिलेगा, आप उस सारा जो है ना कंप्लीट कर लीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो Q1 का मान, F1 का मान हम निकाल सकते हैं क्या, देखिए तो Q नोट बटा एक्स स्क्वायर माइनस K 6Q Q नोट बटा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बराबर क्या हो जाएगा, 0। नहीं, अच्छा देखिए तो ये कटेगा, ये दोनों कट जाएगा, यहां भी Q नोट से कट जाएगा, नहीं तो यहां कितना आएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 6 बटा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बात आपको आ रही समझ में कि नहीं आ रही, ये बात आपको क्लियर है। इसको 6 नहीं, हम लोग इसको 9 ले लेते हैं, 9 रखिए। स्क्वायर रूट में फिर फंस जाएंगे ना हम लोग, फंस नहीं जाएंगे, दशमलव में आंसर आएगा। तो जो है ना हम चाह रहे हैं कि आप जो है ना अब ये से फंसने लगे फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो यहां जो है ना, तो आप क्या लिखिएगा, देखिए तो इसको इधर कर दें, R माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर बटा एक्स का होल स्क्वायर बराबर 9, यही ना। तो क्या होगा, R माइनस एक्स बटा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9। मतलब क्या होगा, देखिए तो R माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस 3 एक्स। ठीक है, एक बार हम लोग पहले पॉजिटिव ले रहे हैं कि बाद में नेगेटिव लिख देते हैं, क्या होता है, R माइनस एक्स बराबर हम लोग 3x ले रहे हैं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, R/4। नहीं, अभी x का वैल्यू मेरा आया R/4। अच्छा देखिए तो R/4 ये दोनों के कहीं बीच में ही होगा ना, R/4 जो होगा, देखिए वैल्यू भी आया मेरा कि इस Q नोट को हमको इन दोनों के बीच में रखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू भी आ रहा है कि अगर ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपको ये जो थर्ड चार्ज को अगर आपको इक्विलिब्रियम में रखना है, साम्य अवस्था में रखना है, तो उस थर्ड चार्ज को हमेशा इन दोनों चार्ज के बीच में रखना पड़ेगा। और देखिए आगे वैल्यू रहा है R/4, कहीं यही और देखिए पर R/4 कहने का क्या मतलब, देखिए तो ये यहां से हम लोग यहां से R/4, अच्छा यहां से R/4 काहे नहीं आया, क्या कभी आप ये बात सोचे कि हमको इस चार्ज को इस वाले चार्ज के नजदीक रखना पड़ रहा है, क्यों जानते हैं, क्योंकि देखिए ये तो इस पे ऑलरेडी हैवी फोर्स लगा रहा होगा ना। अगर इस दोनों ये देखिए इसका मैग्नेट, आपको कूलम्ब्स लॉ में हम बताए हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसके मल्टीप्लीकेशन का। तो अगर आप 9q को q से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 हो जाएगा ना, और यहां देखिए इस q को q के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो सिर्फ q इंटू क्यू नॉट होगा, और ये 9q इंटू क्यू नॉट। मतलब क्या है कि ये जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इसको ज्यादा कर रहा है, तो भाई अगर इसको आप इसके नजदीक में रख दीजिएगा तो बेसी खींच लेगा ना, तब तो ये बेचारा इसको खींचिए ना पाएगा। अपने घर के पास तो कोई बेसी स्ट्रांग होता है ना, नहीं होता है। अगर जो है ना आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं तो दौड़ते हुए जाएगा अपना घर के पास, फिर वो आपको बुलाएगा आइए मेरे पास। तो अगर यहां जो है ना इसको वीक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इस क्यू नॉट को कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के नजदीक रखना पड़ेगा, तब बेचारा इस पर ये खींच अपना फोर्स लगाएगा और इसके द्वारा इस पर लगने वाले फोर्स को बैलेंस कर देगा। बात आ रही समझ में, इसीलिए हम लोग इससे जो है ना कम दूरी पर रखेंगे और इससे बेसी दूरी पर। क्या जब दूरी बढ़ाइएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन घट जाएगा। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, हमको ये बताइए। जो है ना एक लेक्चर हम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक वीडियो जो है ना सिर्फ हम जो है ना कूलम्ब्स लॉ का प्रॉब्लम का फिर से बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम है जो आपको समझना बहुत जरूरी है।
ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको ये बताइए कि अगर ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर मैग्नीट्यूड नहीं नेचर सेम है, अगर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो बताइए ये यहां बीच में आ जाएगा ना, तब ये भी अपना बराबर से खींचेगा, ये भी अपना बराबर से खींचा, मस्ती में का है तो दोनों भाई बराबर बराबर हो गया। कहीं जाके आप लड़ सकते हैं नहीं, दो गो बच्चा जिसको बराबर ताकत है बेचारा कहीं लड़ सकता है ना, लेकिन एगो जो कमजोर है और आप बड़ा ताकतवर हैं तो उस बच्चा क्या बोलेगा कि तुम मेरे घर के पास चलो, वहां जाके हम तुमसे लड़ेंगे, तब जो है ना हम तुम्हारा बराबरी कर लेंगे। तो ये भी वही बोल रहा है कि ये जो है ना बोला कि तुम जो है ना मेरे नजदीक आओ भाई, तब हम दोनों मिल करके ये जो तुमको खींच रहा है ना उसको जो है हम रोक देंगे। बात आपको समझ में आ रही है? चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो इसका एक शॉर्टकट भी देखिए तो अच्छा एक बात देखिए, अगर आप नेगेटिव ले लीजिए, अगर आप नेगेटिव लीजिए तो क्या होगा? माइनस में आंसर आएगा ना, डिस्टेंस माइनस में होगा नहीं तो हम लोग जो है ना इसको लेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है? लेकिन देखिए इसको अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो x बराबर तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे फॉर्मूला, अंडर रूट Q1 बटा अंडर रूट Q1 अंडर रूट Q2 इंटू R। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है R हो और आपको डायरेक्ट वैल्यू अगर निकालना हो देखिए तो आ जाएगा डायरेक्ट। Q1 का मान कितना है तो 1 अंडर रूट 1 बटा अंडर रूट 9 ना, तो अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 1 इंटू R। यही बात हो गई ना, कितना हो जाएगा 1 बटा 3 प्लस 1 इंटू R बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा 4 इंटू R। देखिए तो x का मान तुम्हारा क्या आ गया, x का मान आ गया R डिवाइडेड बाई 4। देखिए यही तो आया ना, ये इसका शॉर्टकट है कि अगर आपको जो है ना जहां Q1 क्या है आपका स्मॉलर चार्ज है, ये आपको लिखना है कि Q1 यहां क्या है स्मॉलर चार्ज है, स्मॉलर चार्ज है। ये आप फॉर्मूला साइड में कहीं लिख लीजिए कि ये अगर आपको शॉर्टकट इसका है तो Q1 अंडर रूट Q1 का स्क्वायर बटा अंडर रूट Q1 प्लस Q2 इंटू R, जहां Q1 क्या है स्मॉलर चार्ज। हम फिर से आपको बोल रहे हैं कि Q1 यहां क्या है स्मॉलर चार्ज है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए तो अगर हम ऐसा करें कि दोनों चार्ज का जो है ना अभी देख रहे हैं कि भाई दोनों चार्ज का नेचर हम अपोजिट कर रहे हैं कि अगर दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट हो जाए तो क्या होगा, इसी में कर रहे हैं। देखिए तो और हम कुछ बदल नहीं रहे, बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर का हो जाए तब आपको थर्ड चार्ज को कहां रखना चाहिए ताकि जो है ना वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, सेम टू सेम कंडीशन। कंडीशन हम थोड़ा सा भी नहीं बदल रहे। एक यहां आपके पास Q चार्ज है प्लस Q है, एक जो है ना यहाँ लिखे तो -9Q है। अभी जो हम लोग लिए थे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R है। अब बताइए एक तीसरा चार्ज Q0 को हम लोग कहां रखें कि क्या हो वो इसके साथ इक्विलिब्रियम में हो। अब देखिए तो अगर क्या बीच में रख सकते हैं क्या, यहां हम एक Q0 चार्ज रख रहे हैं। देखिए तो अगर इसका नेचर जो है ना हम पॉजिटिव ले रहे हैं, देखिए तो इसके कारण इस पर जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना वो इधर लगेगा, नहीं F1 जो है वो इसके कारण इस पर किधर फोर्स लगेगा तो इस डायरेक्शन में। अच्छा ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, इसको खींचेगा ना, इसको बड़ा कस के खींचेगा इधर, मतलब F2 किधर लग रहा है इधर लग रहा है। क्या ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रह पाएगा क्या बताइए तो? ये चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ये कभी इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता है। क्या है इस पर जो है ना एक के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो हम लोग इसको कहां रखें तो देखिए इसको हम लोग कहां रख सकते हैं। अच्छा इसको जो है ना हम लोग दोनों चार्ज के बाहर रख रहे हैं, इधर और इधर। अगर इस तरह का सवाल आए तो आपको जो है ना यही अप्रोच करना है। अच्छा इस Q0 को अगर हम यहां रख देते हैं, इस Q0 को हम यहां रखते हैं और इसका नेचर जो है वो पॉजिटिव वाला है। देखिए इस पर इसके कारण इसको हम लोग 2 बोल रहे हैं, इसको हम लोग 1 बोल रहे। इस पर इसके कारण फोर्स किधर लगेगा इधर ना, नहीं इस पर जो है इसके कारण फोर्स किधर लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। इस पर जो है ना इस चार्ज के कारण फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा। दूसरा देखिए तो
इसके कारण इस पर फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा, ये F1 इधर लगेगा और ये F2 जो है इधर लगेगा। लेकिन क्या यहां, और देखिए तो यहां एक कंडीशन आपको मिल सकता है कि यहां जो है ना हम रख सकते हैं जिस पर जो है ना इक्विलिब्रियम हो सकता है। अच्छा यहां देखिए तो अगर हम यहां रख दें तो क्या होगा, इस Q नॉट को हम लोग यहां रख रहे हैं, तो इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, अट्रैक्शन वाला ना, वो उसको खींचेगा अपनी ओर, हैवी नेगेटिव। इसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इस चार्ज के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। मतलब एक कंडीशन यहां हमको मिल सकता है और दूसरा यहां मिल सकता है। अच्छा लेकिन एक बात बताइए, क्या यहां इक्विलिब्रियम में हो सकता है क्या? यहां देखिए ये जो बड़का चार्ज है उसके आप नजदीक रख दिए हैं, ये F2 का मान मच मच ग्रेटर देन हो जाएगा F1 से। नहीं, F1 के रिस्पेक्ट में F2 का मान ढेरे बेसी होगा और ये चार्ज जो है ना इधर खींचना स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला फोर्स का वैल्यू न रहने देगा। तो इसको जो है ना आपको ई चार्ज के नजदीक रखना पड़ेगा ताकि दूर से ही खींचेगा ना तो इसको ही बैलेंस कर लेगा। बात आई समझ में? तो F तो यहां हम लोग नहीं रख सकते, यहां जो है इक्विलिब्रियम में नहीं होगा वो। ये बात आप अपने कॉपी में हिंदी में भी जैसे लिखना हो ताकि आपको समझ में आए, ये चीज लिख लेना है आपको कि हम यहां इस बड़े वाले चार्ज के नजदीक हम इस Q नॉट को नहीं रखेंगे, इस बड़े वाले चार्ज के नजदीक हम इसको नहीं रखेंगे। बात क्लियर है आपको या नहीं क्लियर है? तो आपको इस चार्ज को यहां न रखना है, कहां रखना है, यहां रखना है। अब देखिए तो हम बोले कि यहां से आप इस छोटका वाला चार्ज से x दूरी पर रखिए, ये छोटा जो चार्ज है उससे जो है ना x दूरी पर रखिए इसको, तब देखिए क्या होगा। तो फिर से इस पर F नेट कितना होगा, अगर इक्विलिब्रियम में है तो 0, मतलब F1 जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, F2 के। चलिए F1 का मान देखिए तो क्या आएगा, K Q नॉट Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये है ना, ये दोनों के बीच का दूरी, कूलम यही बोलता है ना, ये तो कूलम्बिक फोर्स है कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड K बटा एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, तो K इंटू Q नॉट किसके साथ, तो 9Q डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नहीं देखिए तो R प्लस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना, फिर से कटेगा, के कट जाएगा, क्यू कटेगा, क्यू कटेगा, मतलब कितना आ गया, R प्लस एक्स बटा एक्स इसका होल स्क्वायर, ये बराबर किसके हो जाएगा, 9 के। हम सेम पिछला वाला सवाल ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो R प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 9 बराबर कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय एक्स। यहां से देखिए तो R प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3x, मतलब कि R बराबर 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, R बाई 2। देखिए तो x का मान कितना आपका हो जाएगा, R बाई 2 हो जाएगा। ये बात आपको आई समझ में कि यहां से R बाई 2 पर इसको जो है ना यहां बाहर में रखना पड़ेगा आपको। ये सवाल आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हमको ये बताइए। इस तरह का सवाल जो है ना आपसे पूछा जाता है, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो जाए इसके लिए जो है ना हम फिर से जो है ना आपके लिए सिर्फ कूलम्स लॉ और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जो है ना एक वीडियो सिर्फ उसी का बना देंगे, और आप वो सारा वीडियो देखिए और आपके कॉपी में जो है ना ये सारा सवाल होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बोर्ड के साथ साथ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हमसे हो, तो जैसा हम सवाल बता रहे हैं वो सारा सवाल बनाइए। आप जो है ना फिर बुक से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बैंक लीजिए, जितना भी है सारे ईयर का आप बना दीजिए, और कोई डाउट हो तो आप जो है ना मैसेज कीजिए हमको, या फिर जो है ना कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई देने का। तो आई होप आपको जो है ना ये सारा सवाल समझ में आया होगा। हम एक जो है ना सिर्फ सवाल का ही वीडियो बनाएंगे, कूलम्स लॉ एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट का। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।